जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, ये चैप्टर नंबर 2 का है, फर्स्ट ईयर का। वहाँ भी बहुत सी डिस्क्रिप्शन है। उसी से मज़ीद कुछ डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर नंबर 20 में नज़र आएगी, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की हेडिंग के तहत। खैर, हम बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर 20 से। कल हमने इससे पीछे तक बात कर ली थी। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। German chemist Friedrich Mischer discovered DNA in 1869, only 4 years after Mendel's work was published। यानी मेंडल के काम रिडिस्कवर हुआ, पब्लिश हुआ, सॉरी पब्लिश हुआ, तो उसके बाद डीएनए भी डिस्कवर हो गया था 4 ही साल के बाद। मिशर extracted a white substance from the nuclei of human cell and fish sperm। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मिशर ने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वो फिश स्पर्म से किया था, जबकि चैप्टर नंबर 2 में कुछ और बात थी। वहाँ क्या था? मिशर ने 1869 में न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। अब क्या दुरुस्त है क्या गलत है, कोई अंदाजा लगा सकता है? जी, चलें। एक्चुअली है फिश स्पर्म, जिसको यहाँ पे फिश सेल लिखने की बजाय गलती से वो पस सेल हो गए हैं, क्योंकि पस के तो सेल, पस तो जब कोई पीप जिसे कहा जाता है ना, किसी फोड़े फिंसी में जो पीप होती है, वो तो वैसे ही डेड सेल हुआ करते हैं। तो पस सेल्स वैसे भी कहले खत्म हो चुके होते हैं। तो बेसिकली ये फिश स्पर्म है जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन है। खैर, तो मिशर ने बहरहाल सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, और क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक थी, इसलिए इसको एसिडिक न्यूक्लिक एसिड करार दिया गया। पहले इसको नाम दिया गया था न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन, और फिर न्यूक्लियन को एसिडिक नेचर की वजह से न्यूक्लिक एसिड कहा गया। फिर अगले 50 वर्षों तक उसके ऊपर मजीद कोई खास काम नहीं हुआ। पता नहीं चलाया जा सका, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि आखिर ये चीज़ क्या थी और इस किस काम के लिए थी। अलबत्ता फिर 1920 में, 1920 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज डिटरमिन्ड। न्यूक्लिक एसिड का बुनियादी स्ट्रक्चर डिटरमिन हुआ, करने वाला था पीए लेवने। और उसने जो डिस्क्राइब किया, उसने कहा कि 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए में। ये क्या केमिकल एनालिसिस था, ये जहन में रहे। यहाँ पे स्ट्रक्चर की तो बात हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर से मुराद है कि कंपोनेंट क्या थे। वो जो उसका बाकायदा स्ट्रक्चर था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकली कैसे डिटरमिन हुआ। तो ये बुनियादी तौर पे केमिकल एनालिसिस में पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन में क्या कुछ मौजूद है। तो बहरहाल ये तीन मेन कंपोनेंट क्या थे? एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर, और एक नाइट्रोजनस बेस। इसकी बात हम करेंगे, ये चैप्टर 2 के अंदर भी गुफ्तगू हुई है। अलबत्ता उससे आगे ज़रा हिस्ट्री को एक नज़र डाल लें कि एरविन शेगरफ, जिसका चैप्टर नंबर 2 में भी तस्करा है, बाद में उसने क्या काम किया? उसने अमाउंट ऑफ एडिनिन, अमाउंट ऑफ थाइमीन, अमाउंट ऑफ साइटोसिन वगैरह, ये जो मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, डीएनए को एनालाइज किया। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बाकायदा आप टेबल देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ जानवरों के अंदर इनकी, ये कि मैन इन केस ऑफ मैन, इन केस ऑफ sheep, इन केस ऑफ wheat, इन केस ऑफ yeast इवन, तो एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन, इनकी रेशो को कंपेयर किया उसने, और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की उसका
लुब्बे लुबाब उसकी समरी ये थी। यानी उसकी डिस्कवरी के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक, डीएनए में एडेनिन गुआनिन को प्लस करें तो ये बराबर होंगे साइटोसिन और थाइमीन को प्लस करने पर। और एडेनिन गुआनिन क्या है? ये प्योराइंस हैं या प्यूरीन बेसिस हैं। जबकि सी और टी हैं साइटोसिन और थाइमीन पायरिमिडीन। यानी उसका कहना ये था कि डीएनए के मॉलिक्यूल में प्यूरीन और पायरिमिडीन बराबर होंगी, और बराबर का मतलब होता है 50-50%। हमने गालिबन चैप्टर 2 जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तब भी थोड़े से शायद न्यूमेरिकल किए थे कि इस असूल को पता करने का मतलब ये हो गया कि अब अगर हमें बिलफर्ज एडिनिन की मिकदार प्रोवाइड कर दी जाए और कहा जाए कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 30% एडिनिन है, तो इसका मतलब है कि इस असूल को जो एरविन शेक्रफ का था उसको इस्तेमाल करके हम बाकी तीनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस की अमाउंट को मालूम कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि 30 अगर एडिनिन है तो टोटल प्यूरीन 50 होंगी। इसका मतलब है एडेनिन के अलावा गुआनिन की मिकदार फिर होगी 20% ऑफ डीएनए। ठीक, क्योंकि प्यूरीन पायरिमिडीन के बराबर होती हैं। A+G = 50। अगर एक है 30 तो इसका मतलब है 50 होने के लिए दूसरी होगी 20। और अब अगर इन दोनों का पता चल गया तो हमें पता है कि ये पेयर अप होती हैं पायरिमिडीन के साथ। ए पेयर होती है टी के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे थाइमीन 30% होगी क्योंकि ए टी के साथ पेयर होगा, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ इक्वल होगी, तो साइटोसिन भी 20%। तो इस फार्मूले को सिंपली यूज करके आप एमसीक्यू भी पॉसिबल है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पॉसिबल है कि एरवन शेगरेफ की डिस्कवरी, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी एप्लीकेशन, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो एरविन शेगरेफ ने काम किया और एडेनिन और मुख्तलिफ जो बेसिस थी उनके प्रोपोर्शन को एनालाइज करने के बाद ये असूल हमारे सामने रखा। इसके बाद अगले पेज पर डायग्राम है मॉलिक्यूल्स की, उनकी अभी हम बात करते हैं। पहले ज़रा हिस्ट्री पे एक नज़र डाल लें। द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट बाय शेगरफ। शेगरफ ने जो कह लें कि एक रेगुलरिटी, यानी उसने कहा कि ये बाकायदा बराबर होते हैं, यानी प्यूरीन और पायरिमिडीन बराबर होंगे। और वही टेबल अगर हम देखें तो उसका ये भी था कि एडिनिन बराबर है थाइमीन के। तो ये एक रेगुलर पैटर्न नज़र आता है, रैंडम ऐसा नहीं है कि इनकी मिकदार वेरी करती हो। तो ये जो रेगुलरिटीज की अहमियत, सिग्निफिकेंस, ये वाजे हुई, ऑब्वियस हुई कब? जब ब्रिटिश केमिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। जिस तरह हम ह्यूमन बॉडी को एक्सरे मशीन के सामने रखकर अंदर मुख्तलिफ जो बोन्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोन टेढ़ी तो नहीं है, सीधी है, क्या सूरत हाल है, एक नक्शा हमारे पास आ जाता है। इसी तरह एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के अंदर दरअसल मॉलिक्यूल का भी एक एक्सरे उतारा जाता है, यानी उनकी भी एक तस्वीर हासिल की जा सकती है। और ऐसा किया गया डीएनए के हवाले से। रोजालिन फ्रैंकलिन, चैप्टर 2 में भी तस्करा था, इसने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम किया और इस मॉलिक्यूल को बम्बार्डेड विद ए बीम ऑफ एक्सरेज। When individual rays encounter atom, their path is bent or diffracted and the diffraction pattern is recorded। यानी जो एक्सरे, जिस तरह एक्सरे हासिल किया जाता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसने एक्सरे हासिल किया, और एक्सरे हासिल करने के बाद फिर, और ये यहाँ पर आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी के मजीद उसके साथ उसने काम कहाँ पे किया था वहाँ पे था। When carefully analyzed, this pattern gave their three-dimensional structure of the molecule। गलबन मैंने चैप्टर 2 में भी ये तस्करा किया था कि एक्चुअली जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने पेश किया वो
रोजालिन फ्रैंकलिन के काम की चोरी थी, कि इन्हीं तस्वीर में जो फोटोग्राफिक फिल्म थी, एक तस्वीर गालिबन पिक्चर 25 या 26 ऐसे मशहूर हुई, वो चोरी हुई, वाटसन क्रिक तक पहुंची, और उन्होंने, इससे पहले कि रोजालिन फ्रैंकलिन अपना कह लें कि काम पेश करती, वाटसन क्रिक ने एक बाकायदा मॉडल बनाकर सहरा अपने सर बंधवा लिया। बहरहाल रोजालिन फ्रैंकलिन ने ये काम किया था डिफ्रैक्शन मेथड पे, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट मॉरिस विल्किन की लैब में, जिसने उसे डीएनए के फाइबर प्रिपेयर करके दिए थे। अलबत्ता डीएनए डिफ्रैक्शन पैटर्न सजेस्टेड दैट द डीएनए मॉलिक्यूल हैड ए शेप ऑफ ए हेलिक्स। इन तस्वीर को देखकर जो अंदाजा लगाया गया कि डीएनए कैसा है, तो पता चला कि डीएनए हेलिक्स की शक्ल में है, एक फॉर्म हेलिकल फॉर्म, ये इस तरह लहराती हुई, ये हेलिक्स कहलाता है, हेलिकल फॉर्म। और विद ए डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर एंड ए कंप्लीट हेलिकल टर्न एवरी 3.4 नैनोमीटर। डायमीटर यहाँ पे अगर हम देखें तो डायमीटर आपको नजर आएगा, ये 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक, ये 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर। और इसके अंदर जो टर्न आ रहे हैं हेलिक्स के अंदर, वो टर्न आ रहे हैं एवरी 3.4 नैनोमीटर। ये जो विड्थ यहाँ पे शो की है कि हर 3.4 नैनोमीटर के बाद इसमें एक टर्न कंप्लीट हो जाता है, और टर्न का मतलब 180 डिग्री नहीं, बल्कि 360 है, यानी मुकम्मल घूम जाना। जी बेटा। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने काम किया एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, और उन तस्वीर से पहली इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर के हवाले से हासिल हुई वो ये थी कि हेलिक्स है, 2 नैनोमीटर डायमीटर है, और ईच टर्न 3.4 नैनोमीटर। चैप्टर 2 के अंदर भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उसके बाद फिर मेन काम जो मशहूर हुआ, वाजे तौर पे पूरा एक मॉडल बनाकर पेश किया, कि लर्निंग इनफॉर्मली ऑफ फ्रैंकलिन्स रिजल्ट्स। ठीक, इनफॉर्मली फ्रॉम फ्रैंकलिन रिजल्ट से लर्न करके, जो मैंने अभी बात की थी कि वो तस्वीर उन तक भी पहुंची, तो फ्रैंकलिन के रिजल्ट्स को देखकर, बिफोर दे वर पब्लिश्ड इन 1953, फ्रैंकलिन का काम पब्लिश नहीं हुआ था, अभी पब्लिश होने से पहले ही इंफॉर्मेशन जो है वो वॉटसन क्रिक को मिली। तो जेम वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने, जो दो यंग रिसर्चर थे उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने क्विकली एक डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एक मॉडल बनाकर पेश किया। और उनके मुताबिक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल सिंपल डबल हेलिक्स है, यानी डबल हेलिक्स, क्योंकि इब्तिदाई तौर पे तो ये पता चला था कि हेलिकल है, लेकिन उन्होंने उसको डबल हेलिक्स इसलिए करार दिया कि शेग्रुफ ने जो बात की थी कि एडेनिन थाइमीन के बराबर है, तो उसको उन्होंने इमेजिन किया कि दरअसल दो स्ट्रैंड हैं हेलिकल, और एक स्ट्रैंड के ऊपर अगर एडेनिन होगा तो दूसरे के ऊपर थाइमीन होगा, और इस तरह एडेनिन थाइमीन के बराबर और गुआनिन साइटोसिन के बराबर हो जाएगी। तो डबल हेलिक्स उन्होंने उसको करार दिया, जिसके अंदर बेसिस जो हैं वो पेयर, उन्होंने कहा कि हमेशा होंगी, प्योरीन, एक प्योरीन पायरिमिडीन के साथ, और अगर प्योरीन पायरिमिडीन के साथ पेयर होगी तभी नतीजा होगा 50-50%।
अच्छा, और फिर इसी को यहाँ पे उन्होंने बात की है कि ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन्स विच आर लार्ज, कि यानी ये जो पेयर बनता है ये नॉर्मली हमेशा एक लार्ज और एक स्मॉल बेस का आपस में कनेक्शन होगा। नतीजा उसका ये होगा कि इट विल कीप द डायमीटर कांस्टेंट, दैट इज 2 नैनोमीटर। यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि इसका जो डायमीटर 3 नैनोमीटर कहा गया, सॉरी 2 नैनोमीटर कहा गया कि फिक्स है। यानी ये मॉलिक्यूल, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 नैनोमीटर ही क्यों मेंटेन होता है? तो उसकी रीजन दरअसल ये है कि एक लार्जर बेस एक स्मॉलर बेस के साथ पेयर अप होती है। ऐसा नहीं होता कि लार्जर लार्जर दो इकट्ठी हो जाएं तो डायमीटर वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, और अगर स्मॉलर इकट्ठी हो जाएं तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो इसे कंप्लीमेंटेरिटी भी कहा जाता है, कि कंप्लीमेंटेरिटी के असूल से पेयरिंग होती है और ऑटोमेटिकली डायमीटर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसी के साथ जो अगली इंफॉर्मेशन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के रेफरेंस से हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द बेसिस इन ए बेस पेयर। बेस पेयर की जो बेसिस हैं उनके दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे। ये अगली डायग्राम अगले पेज पे हम देखें तो ये डायग्राम, तो कहा यह जा रहा है कि जनाब डीएनए डबल हेलिकल है, यानी दो स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ये भी हेलिक्स, दूसरा स्ट्रैंड ये भी हेलिक्स। दोनों स्ट्रैंड के अंदर बेसिस आपस में पेयर हैं। और किस तरह पेयर है कि इसमें अगर यहाँ से देखें तो ये है टी, थाइमीन एडेनिन के साथ पेयर अप होगी, थाइमीन एडेनिन के साथ, थाइमीन इज स्मॉलर बेस, एडेनिन लार्जर। नतीजतन डायमीटर जो यहाँ से यहाँ तक है वो 2 नैनोमीटर का मेंटेन होगा। इसी तरह जो जी है दैट इज लार्जर और सी इज स्मॉलर, ऑटोमेटिकली ये डायमीटर यहाँ भी मेंटेन रहेगा। ये क्योंकि जो डायग्राम आपको ये तंग होता नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है कि वो आगे की तरफ जा रहा है। ये 3 डायमेंशनल है डायग्राम। अच्छा, तो ए टी के साथ जी सी के साथ, और फर्दर जो बात है वो ये कि इनके दरमियान में दरअसल जो बॉन्ड्स हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जी और सी को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और टी और ए के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड का काम क्या है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड का दरअसल काम ये है कि डीएनए के ये दो स्ट्रैंड, एक ये और एक ये दोनों स्ट्रैंड आपस में बंधे रहते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से। नेचर के अंदर वो बॉन्ड्स जिनको हम वीक बॉन्ड कहते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है खास तौर पर, ये वीक बॉन्ड इंतहाई अहम है बेशुमार चीज़ों को स्टेबिलिटी देने के लिए। अब डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो कह लें कि जिसको मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसके बगैर कोई सेल जिंदा नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर काम नहीं होंगे सेल में। लेकिन इसको स्टेबिलिटी नेचर ने किसी मजबूत बॉन्ड से प्रोवाइड नहीं की, बल्कि वीक बॉन्ड से। और यहाँ पर अगर कह लें कि कोई इखलाकी कह लें इससे कोई नतीजा निकाला जाए, तो यहाँ से नतीजा ये भी निकलता है कि ठीक है कि वीक फोर्सेस स्ट्रांग फोर्सेस के मुकाबले में वीक नज़र आती हैं, लेकिन जब ये फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी हो जाएं, यानी यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ फिर 3 बॉन्ड, यहाँ फिर 3 बॉन्ड, तो जब जिसे कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि जब कमज़ोर इकट्ठे हो जाएं ताकतवर के खिलाफ, तो फिर कमज़ोर ताकतवर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये नेचर हमें बताती है। ठीक है, अच्छा जी। तो जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में बांध कर रखने के लिए। तो यहाँ पे तस्करा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स exist between the bases in a base pair, the double helix is stabilized, यानी स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड हो रही है वो
इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से है। अच्छा, इससे आगे बात हुई है कि जो दो स्ट्रैंड हैं, दो स्ट्रैंड अगर हम देखें तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के हमें एंटी पैरेलल नजर आते हैं। एंटी पैरेलल चैप्टर 2 के अंदर भी अगर हम वहां से देख लें, चैप्टर 2 में डायग्राम, क्योंकि यहाँ से ये कंडीशन, ये दो स्ट्रैंड जो हमें नजर आएंगे एक दूसरे के साथ, ये भी हेलिक्स है। तो ये एक हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म, ये हेलिक्स इस तरह से गया, दूसरा हेलिक्स इधर से एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। और अगर हम एक स्ट्रैंड को देखें तो यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड है, तो दूसरे का 3 प्राइम एंड है, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल। और यहाँ पर इसका 5 है तो दूसरे का 3। यही बात इसके ओपन स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि एक का 3 एंड यहाँ पे नजर आता है तो एक का 5 एंड, तो ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। पैरेलल तो हैं, पैरेलल दोनों एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के अपोजिट है। एक का 3 एंड तो दूसरे का है 5 एंड, तो ये एंटी पैरेलल कंडीशन यहाँ पे। और आखिरी बात गालिबन कि यहाँ पे तस्करा किया है हाइपरफोबिक इंटरेक्शन का। हाइपरफोबिक इंटरेक्शन कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है, इसको आप नेट पे भी चेक करेंगे तो आपको इसके कोई मीनिंग नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो इसका सिंपल मीनिंग ये निकाला जाता है, हाइपर ज्यादा और फोबिक फोबिया, के बहुत ज्यादा खौफ। तो बॉन्डिंग के अंदर ऐसी कोई इंटरेक्शन, कोई केमिस्ट्री में टर्म इस्तेमाल नहीं होती। ये दरअसल है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यानी हमने कहा कि अगर डीएनए का मॉलिक्यूल स्टेबल है तो डीएनए के मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं जिनको कहा जाता है दो स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बंधे हैं, स्टेबिलिटी इनको हासिल है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और अगर दूसरा फैक्टर है तो वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बाकायदा बॉन्ड नहीं होते, ये जहन में रहे, यानी वो बॉन्डिंग नहीं कहलाती, वो इंटरेक्शन इसलिए उनको नाम देते हैं। तो बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेंगे, अलबत्ता हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसको स्टेबिलिटी देते हैं। ये बात अभी हम एंड पे करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर और कोई खास डिटेल नहीं है, वही डिटेल है जो ए सी और जी सी के साथ, वही कुछ। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं हम इनके स्ट्रक्चरल डिटेल पे जो चैप्टर 2 में भी थी। चैप्टर 2 के अंदर बुनियादी तौर पे डिस्क्राइब हुआ कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो दरअसल डबल सॉरी, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स, और वो मोनोमर्स कौन से हैं? वो मोनोमर्स हैं बुनियादी तौर पे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के न्यूक्लियोटाइड। अच्छा बेटा, दो तरह के न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है राइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ से पहले एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट, न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो उसके 3 पार्ट नजर आएंगे। एक होगा एडिनिन, सॉरी, एक होगा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होगा पेंटोज शुगर, और तीसरा पार्ट होगा फॉस्फेट। तीसरा पार्ट फॉस्फेट। एक मिनट में जरा प्रेजेंटेशन। सेव नहीं हो सके, ओके। अच्छा बेटा, तो हम इधर चैप्टर 2 से ही आ जाते हैं।
तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन पार्ट्स, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट। जब कोई नाइट्रोजनस बेस राइबोज के साथ अटैच सॉरी शुगर के साथ अटैच होगी तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब एडिनिन इज ए नाइट्रोजनस बेस, शुगर के साथ अटैच हुई तो अब इसका एडिनिन से नाम चेंज हुआ और ये हो गया एडिनोसिन। और जब इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो एडिनोसिन के साथ हमने लगा दिया सिंगल फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और फॉस्फेट के ऐड होने पर ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अलबत्ता ये न्यूक्लियोटाइड है मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर तीन पार्ट होंगे, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये पांच मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और राइबोस शुगर एक है और दो शुगर यहाँ पे हमें मिलती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। एक है राइबोस और एक है डीऑक्सी राइबो। ये राइबोस और डीऑक्सी राइबो इसी चैप्टर 2 के अंदर अगर हम देखें तो पिछले पेजेस पे कार्बोहाइड्रेट, उन कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के अंदर पेंटोजिस, उन पेंटोजिस में इंपॉर्टेंट पेंटोज राइबोस, उस राइबोस का यहाँ पे स्ट्रक्चर बाकायदा दिया गया है। ये है राइबोस, ये है राइबोस। राइबोस इज ए पेंटोज C5H10O5, इसका फार्मूला होगा। ये राइबोस है। अलबत्ता इसी राइबोस की इस पोजीशन नंबर 2 पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो यही राइबोस डीऑक्सी राइबोस कहलाती है। तो on the basis of two types of pentose sugars that are part of nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड की हम दो कैटेगरीज, दो टाइप लेते हैं। एक वो न्यूक्लियोटाइड जिनमें राइबोज मौजूद है, उन्हें राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। वो न्यूक्लियोटाइड जिनमें डीऑक्सी फॉर्म मौजूद होगी उन्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो इन केस ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पोलीमराइज होकर डीएनए बनाते हैं और राइबो न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे होते हैं तो वो आरएनए का पॉलीमर बनाया करते हैं। तो जी, अब एक मिसाल के तौर पर यहाँ चैप्टर 2 में दी गया है कि एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, राइबोस पेंटोज शुगर, और यहाँ पे आप देखें ये राइबोस है इसलिए कि पोजीशन ये 2 दिखाई है, ये 3। तो पोजीशन 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल मौजूद है, इट मीन्स इट इज राइबोस। और अगर यहाँ पे ये ओ हटा दें तो यही मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा एटीपी से, किसके अंदर, डी एटीपी में, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट में। और अगर ये चेंज हो जाता है एटीपी से डीएटीपी में तो इसके फंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? ये बेटा कुछ याद है फर्स्ट ईयर का? जी मुबशरा बेटा। सर फंक्शन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये डीएनए में डीऑक्सी शुगर्स होते हैं और आरएनए में नहीं होते डीऑक्सी, इसमें राइबो शुगर्स होते हैं। तो बेटा फर्क पड़ गया ना। जो एटीपी है यस सर। वो आरएनए बनाने में इस्तेमाल होगा और डीएटीपी डीएनए बनाने में इस्तेमाल होगा। यानी एटीपी को जब हम डीएटीपी में चेंज करेंगे तो अब वो आरएनए के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, अब वो डीएनए बनाने के इस्तेमाल में आएगा। और जरा सोचिए और क्या फर्क पड़ेगा, इसके फंक्शन में और भी फर्क पड़ेगा। सर 16 AMU वेट कम हो जाएगा इसका मैस। नहीं नहीं, फंक्शन में काम में इस्तेमाल में।
जी, कोई और क्लास में जो खामोश अक्सरियत है? कितने लोग हैं? 12? अच्छा, यानी रिमाइंड ना किया जाए तो 25 से 12 रह जाते हैं। चलिए खैर। जी, थोड़ा सा गौर करें। फंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर में, उसके वेट वगैरह में तो फर्क पड़ जाएंगे, वो तो हम डिस वाजे है। और एक और बड़ा वाजे फर्क ये होगा कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी, डीएटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। जी, याद आ गया? यस सर। ठीक है। ये मेन फर्क पड़ेगा इसके फंक्शन में। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर एटीपी एनर्जी करेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं उसमें एनर्जी स्टोर है, तो क्या डीएटीपी में एनर्जी स्टोर नहीं होगी? होगी सर, फॉस्फेट्स तो उसमें भी हैं। जी, फॉस्फेट दोनों में है। तो जितने भी ये हैं, इन सब के अंदर एनर्जी सभी में स्टोर है, तमाम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। वो न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट नहीं, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट है। क्योंकि जो मोनोफॉस्फेट होंगे, मोनोफॉस्फेट फकत इतना होगा, यानी दो फॉस्फेट हटा दें तो ये है मोनोफॉस्फेट, AMP। तो AMP में ये जो बॉन्ड है फॉस्फेट का पेंटोस के साथ, ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं होता। तो जो ADP होगा या ATP होगा, इसी तरह बाकी भी जो मुख्तलिफ केस होंगे, CDP, CTP वगैरह, उनमें हाई एनर्जी बॉन्ड, यहाँ पे देखें ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो अगर मोनोफॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर नहीं होगी। डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट के केस में एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी सब में है, हाई एनर्जी फॉस्फेट। अलबत्ता ATP एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को फ्यूल करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में ATP यूज हुआ करता है। अच्छा, इसी के अंदर यहाँ पे एक नज़र टेबल पे डाल रहे हैं हम, इसके कॉम्बिनेशन के हवाले से। तो अभी हमने यहाँ पे मिसाल फ़कत ली है कि एडिनिन। तो एडिनिन इज़ ए नाइट्रोजनस बेस। इनके नाम आपको स्पेलिंग के साथ दुरुस्त याद हों। एडिनिन और एडिनोसिन में क्या फ़र्क होगा? एडिनिन इज़ ए नाइट्रोजनस बेस ओनली व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद पेंटोज शुगर, इट इज़ एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन और डी एडिनोसिन में क्या फ़र्क होगा? जी, सर इसमें शुगर के पोजीशन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव होगा। जी। एडिनिन अगर कह लें कि राइबोज के साथ, ये है राइबोज, राइबोज शुगर के साथ अटैच होता है तो एडिनोसिन। और अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ अटैच होता है तो डी एडिनोसिन। मतलब ये कि ये डी लगाना ना भूलें अगर आप बात कर रहे हैं, ये कह लें कि DNA के मोनोमर्स की, DNA के पार्ट्स की। तो यही एडिनिन, राइबोस के साथ एडिनोसिन, डीऑक्सी के साथ, राइबोस के साथ डी एडिनोसिन। बाकी इनके अंदर फॉस्फेट जैसे जैसे अटैच होगा, सिंगल फॉस्फेट तो मोनो फॉस्फेट कह देंगे, दो फॉस्फेट के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई का टर्म इस्तेमाल कर लेंगे। सेम यही बात यहाँ भी है। ये DAMP, DADP, DATP, ठीक है। तो एडिनिन ही RNA में भी मौजूद है और DNA बनाने में भी मौजूद है। तो RNA, क्या ये एक डिस्क्रिप्शन हुई जिसको हम लिख सकते हैं? यानी जो एडिनिन है इसके बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे अगर न्यूमेरिकली गौर करें तो एडिनिन के 6 न्यूक्लियोटाइड यहाँ आपको नजर आएंगे। बात समझ रहे हैं? 3 इधर और 3 इधर, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, दूसरी तरफ भी मोनो डाई ट्राई। अलबत्ता शुगर के चेंज होने के नतीजे में एक है राइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह ग्वानिडीन, ग्वानीन का केस भी ऐसे ही है कि ग्वानीन DNA RNA दोनों में प्रेजेंट है।
राइबोस के साथ मिलेगा गुआनोसिन कहलाएगा, डीऑक्सी के साथ मिलेगा डी गुआनोसिन कहलाएगा। इसके भी 3 राइबो और 3 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेंगे। यही केस साइटोसिन का भी है, कि ये राइबोस के साथ भी है, डीऑक्सी के साथ भी है, और 6 न्यूक्लियोटाइड इसके हैं। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए हैं। जबकि एक नाइट्रोजनस बेस यूरासिल, यूरासिल हमें नजर आएगी सिर्फ यहीं पर यूरेडीन, और ये क्या है, राइबोस। यानी यूरासिल इज फाउंड ओनली इन आरएनए, वेयर एज थाइमीन इज ओनली फाउंड इन डीएनए। ठीक है, तो ये इनका कॉम्बिनेशंस थे। आखिरी मिनट चल रहा है इसका, तो अभी जैसे ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह उसके ठीक 2 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे हम, ताकि कुछ बात आगे कर सकें। कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर।